दोस्तों, मेरा नाम दिव्या तिवारी है। मैं 2018 में सब इंस्पेक्टर बैच में सिलेक्ट हुई हूँ। जैसा कि मुझे बोला गया है कि मेरी सफलता कैसे मिली मुझे, मतलब किस किस सीढ़ी में मैंने कदम रखा, क्या मेरा प्रयास रहा, इसके बारे में मुझे बताना है। तो शुरुआत करती हूँ कि मतलब मेरे घर में मैं अकेली लड़की हूँ। मेरी मम्मी और पापा बचपन में, जब मैं बहुत छोटी थी 3 साल की, तभी अलग हो गए हैं। तो मुझे मेरी मम्मी ने ही पाला है और उन्होंने बहुत संघर्षों से मुझे पाला है। और मैं पढ़ने लिखने में उतनी अच्छी तो थी नहीं, लेकिन मम्मी को बहुत महत्व था पढ़ाई का। वो जानती थी कि पढ़ाई का महत्व क्या होता है, तो इसी वजह से वो चाहती थी कि मैं पढूँ। मतलब उन्होंने जो संघर्ष झेला और उनके साथ जो भी हुआ, तो वो चाहती थी मेरे साथ ऐसा ना हो। मतलब कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूँक फूँक के पीता है, इसी तरह कुछ मम्मी सोचती थी। तो वो चाहती थी कि मैं पढ़ लिख जाऊँ, और मैं एवरेज स्टूडेंट थी, पढ़ने लिखने में उतना खास मेरा मन लगता नहीं था। फिर भी अब गांव में थे, तो गांव का स्कूल तो आप जानते ही हैं, सरकारी स्कूल 8वीं तक था, और लेकिन वहाँ ऐसी कोई पढ़ाई भी नहीं होती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, जाती थी, घर आ जाती थी। पर मम्मी ने कहा ऐसा कब तक चलेगा ये तो उन्होंने कहा मौसी के यहाँ मुझे भेज दिया कि पढ़ लिख के जाए, क्योंकि गांव में उतनी सुविधा थी नहीं। और वो मुझे बस पढ़ाना चाहती थी, कि अपने पैरों में खड़े होना चाहती थी, कि उनके अलावा मेरा कोई है नहीं, कि मतलब और कोई सपोर्ट। तो मम्मी नानी के यहाँ रहती थी, मामा नानी लोग सब लोग हैं वहाँ पर। तो ऐसे करके मम्मी ने मुझे मौसी के यहाँ भेज दिया, अपने दिल पे पत्थर रख कर कि ठीक है, अपनी लाडली बेटी को उन्होंने भेजा। पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मेरा पढ़ने में उतना मन लगता नहीं था। मैंने 1 साल भी वहाँ कंप्लीट पढ़ाई नहीं करी और वहाँ से गांव आ गई। और मम्मी को बोला कि मम्मी आप मुझे घर पर ही पढ़ाओ, अपने पास रख कर पढ़ाओ। तो अब मम्मी की ये भी मजबूरी थी कि अब मैं जिद पर अड़ी थी कि मैं नहीं जाऊंगी, और गांव में पढ़ाई होती नहीं थी। इनफैक्ट मैं तो अपना एक वाक़या ये बताना चाहूँगी, मतलब शेयर नहीं करना चाहती थी, पर ठीक है कि मैं इतनी ज़्यादा, कहना चाहिए, ज़िद्दी थी कि मैं तो घर के बाजू में कुआँ था, वहाँ जाके बैठ गई कि अगर आप मुझे पढ़ने भेजा मौसी के यहाँ तो मैं कूद जाऊँगी, लेकिन मैं जाऊँगी नहीं। ऐसा भी कुछ किया था मैंने, तो वो मुझे याद नहीं, मम्मी बताती है। तो फिर मम्मी ने मेरी ज़िद मान ली, मौसी के यहाँ नहीं भेजा। फिर गांव से जो तहसील है बहोरीबंद, वहाँ भेजने लगी कि चलो ठीक है, थोड़ा अच्छा गांव से कुछ बेहतर मिलेगा। तो लेकिन गांव से वहाँ बस में जाना, बस से डेली आना, और उसके बाद भी वहाँ हमारे गांव से बहोरीबंद जाने के बीच एक तालाब पड़ता था, जो बारिश में भर जाता था। तो 2-3 महीने बारिश के ड्यूरेशन में बसेस बंद हो जाती थी। तो ये भी परेशानी कि मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाती थी। फिर मम्मी ने मुझे बहुत मनाया और कि पढ़ाई करने के लिए। फिर उन्होंने मुझे जबलपुर भेज दिया। मेरी मम्मी, कहना चाहिए कि मैं जितना पढ़ाई से भागती थी, वो मुझे उतना ही प्यार से समझा कि तुम बेटा पढ़ लो, कुछ भी कर लो, पढ़ लो। और गांव में तो सब लोग बोलने लगते थे ठीक है, नहीं पढ़ रही है, शादी कर देना, ये वो। पर मेरी मम्मी ने इतने संघर्ष किए हैं अपनी लाइफ में कि वो जानती थी, इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो कि वो कुछ और कर सकें मेरे लिए। तो उन्होंने फिर भी, मतलब आंगनवाड़ी में जॉब किया, साथ में मामा की दुकान थी जो वो बंद करने वाले थे, तो नानी के सपोर्ट से मम्मी ने उसे भी चलाया कि मुझे मेरी पढ़ाई में कोई कमी ना आए। मतलब कितना भी अच्छा स्कूल मिले, कुछ भी मुझे पढ़ाने के लिए उन्होंने किया। फिर मतलब बहुत सारे काम, मतलब छोटे मोटे काम से लेके हर चीज़ जो वो कर सकती थी। मतलब कहना चाहिए, सहारा में एजेंट का काम भी उन्होंने किया, बीपीएल के कार्ड्स के काम किए, क्योंकि मतलब कुछ भी हो मुझे, और ये कभी नहीं पता चलने दिया। मुझे अभी कुछ टाइम पहले पता चला ये सब कि मम्मी करती थी सिर्फ मेरे लिए, कि मैं पढ़ लूँ। और मैं थी कि बस मेरा इतना मन लगता नहीं था पढ़ने में, कि मम्मी बस मुझे 12th तक ही पढ़ना है। ऐसे करके मैं मौसी के आ गई। फिर लेकिन मेरी मौसी ने इतने अच्छे से रखा, आधार ताल जबलपुर में ही रहती हैं वो, इतने अच्छे से रखा कि मेरा मन लग गया पढ़ने में। फिर वहाँ से नहीं भागी मैं, कहना चाहिए। फिर मेरी 12th तक की पढ़ाई मेरी मौसी के यहाँ हुई।
भैया ने सब कुछ मतलब फैमिली जैसे सपोर्ट मिला मुझे वहाँ पर, जिसकी वजह से मैं आगे 12th तक कंप्लीट किया। फिर अब कॉलेज, तो मेरा मन था कि मैं बीए कर लूँ, हो गया, मतलब वो लगता था सबसे इजी है। फिर मम्मी नहीं, उन्हें बता दिया किसी ने इंजीनियरिंग बहुत अच्छी होती है, इंजीनियरिंग कर लो, फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। तो मम्मी ने बस नहीं बेटा तुम इंजीनियरिंग कर लो। मैंने ठीक है। काउंसलिंग में गई, मुझे कॉलेज भोपाल का मिला। जबलपुर का भी मिल रहा था पर मैंने सोचा अब नया शहर देखा जाए, तो भोपाल का लिया मैंने। वहाँ गई, सरस्वती स्कूल से निकल के सीधे इंजीनियरिंग कॉलेज, और इंग्लिश वो तो मुझे बहुत ही भयानक लगती थी। फिर मैं बहाने बनाना शुरू कर दिया मम्मी से, मम्मी इंग्लिश नहीं हो पा रही है मुझसे, अब मैं क्या करूं, मैं आ जाती हूँ बीए कर लेती हूँ। मम्मी ने कहा नहीं बेटा तुम इंजीनियरिंग मत छोड़ो, तुम इंग्लिश की कोचिंग कर लो। फिर मम्मी, और फिर जब ये भी बताना चाहूँगी कि मतलब मम्मी को इतना डर था कि ये पढ़ाई ना छोड़ दे, तो जब मम्मी मेरा कॉलेज में एडमिशन कराने गई तो कॉलेज का हॉस्टल भी होता है, तो उन्हें पता चला कि यहाँ रैगिंग वैकिंग बहुत होती है। तो उन्होंने रुक कर वहाँ पर अलग से प्राइवेट मतलब हॉस्टल ढूंढा मेरे लिए कि नहीं, कि इसको कोई भी तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, रैगिंग नहीं है, तो मतलब जितनी भी फैसिलिटी मिल सके ऐसा सोच कर मम्मी वहाँ रुक कर मेरे लिए एक प्राइवेट हॉस्टल उन्होंने ढूंढा। जबकि उस समय बहुत महंगे भी थे, उतनी मम्मी इनकम नहीं थी, फिर भी मम्मी ने किया कि ठीक है कहीं ये इस बहाने से ना आ जाए कि हाँ मुझे लोग तंग करते हैं। तो मुझे फिर कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रखा, वहाँ प्राइवेट हॉस्टल में रखा, और काफ़ी सब कुछ फैसिलिटी थी वहाँ पर। तो फिर मैंने पढ़ाई शुरू की। फिर अच्छा निकला मेरा इंजीनियरिंग का सफ़र भी अच्छा था। थर्ड सेमेस्टर 4th से मुझे बहुत अकल आ गई थी, उसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी और अच्छे मार्क्स से पास भी किया मैंने। फिर उसके बाद तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था, मम्मी ने भी सोचा कि इंजीनियरिंग करके कुछ अच्छा करेगी। फिर वो मम्मी ने कहा कि ठीक है अभी बेटा एमटेक कर लो। बोला मम्मी अब तो मुझसे नहीं होगा इतनी ज़्यादा पढ़ाई। फिर कॉलेज कैंपस भी हुआ मेरा, और मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी लोग बोलते हैं कि ऐसे दुनिया मतलब भरोसा करने लायक नहीं है, दुनिया में अच्छे लोग नहीं रहते हैं, ऐसा सब पे भरोसा नहीं करना चाहिए। पर मेरा ऐसा कोई तजुर्बा नहीं था, मुझे जहाँ भी गए सभी अच्छे लोग मिले मुझे। मतलब वहाँ पर भी गई तो जहाँ हॉस्टल के बाद मैं कहना चाहिए मैं थोड़ा लगा कि मम्मी को थोड़ा सपोर्ट देना चाहिए। कॉलेज कैंपस जब तक नहीं हुआ था तो मैं ट्यूशन भी देने लगी थी बच्चों को, कि थोड़ा आर्थिक रूप से मम्मी को सहायता मिल जाए। तो वहाँ पे भी मुझे जिन बच्चों के पढ़ाती थी उनके पेरेंट्स इतने अच्छे थे, मतलब वो लोग इतना मानने लगे थे मुझे। फिर इसी दौरान मेरा कॉलेज में कैंपस में सिलेक्शन हो गया, फिर मैं पुणे चली गई। फिर वहाँ पे भी मतलब उसके बाद भी नानी लोग लग गई थी कि अब शादी कर दो, हो गया ये वो, ऐसा करके मैंने फिर जॉब किया। लेकिन मेरे भैया, जैसे कि मैं बताया मौसी के यहाँ रहती थी, तो मौसी के छोटे बेटे, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा तुम पुणे में गई तो हो लेकिन अब वापस आ जाओ, मेरा मन है कि तुम और अच्छा कर सकती हो, तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। अब गवर्नमेंट जॉब करो भैया, क्योंकि गवर्नमेंट में है तो उन्हें वैल्यू पता थी, लेकिन सब लोग बोलने लगे अरे नहीं जॉब कर रही है करने दो। पर सिर्फ भैया के कहने पे मैं मम्मी को भी उन्होंने मनाया और मुझे बुला लिया। अब मैं आ गई फिर से जबलपुर, मौसी के यहाँ ही रहती थी। तो भैया ने कहा कि तुम किस चीज़ में जाना चाहोगी। मैथ्स मेरा बहुत अच्छा था नहीं, और मुझे और कुछ भी पता नहीं था कि किस चीज़ से क्या होता है। फिर भी पता किया जबलपुर में आके कौन सी क्या कोचिंग अच्छी है। उसके बाद में आई गौतम IAS अकेडमी, तो वहाँ से मुझे एक्चुअल में पता चला कि कैसे तैयारी करते हैं। सबसे पहले तो सेशन अटेंड किया मैंने, तो तभी भैया ने मतलब बोला कि आपको सबसे पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना चाहिए, लक्ष्य कि आपको करना क्या है। उन्होंने बोला कि भटकाव मत रखो मन में। तो मैंने सोचा चलो अब मैं PSC की तैयारी करूँगी। फिर जब PSC का सिलेबस देखा ये वो, फिर याद आ गया यार मम्मी ने तो 1 ही साल का टाइम दिया है। फिर ऐसे कर करके तो फिर भी मैंने PSC की तैयारी शुरू करी। लेकिन इसी बीच एक बार इकोनॉमी की क्लास लेने अनिल सर आए,
तो अब उन्होंने बताया ऐसे एसआई को लेकर आए, तो उन्होंने बताया कि ये सब इंस्पेक्टर बनी है। फिर उन्होंने थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया। फिर मैंने उसका सिलेबस देखा, उसमें आ गई 70 नंबर की हिंदी। तब तो मैंने कहा ये एग्ज़ाम तो मेरा क्लियर हो जाएगा पक्का, क्योंकि हिंदी मीडियम और हिंदी से मतलब ऐसा था कि उसमें ऐसा नहीं कि हिंदी बस आती है, इंग्लिश भी आती, मैथ, रीजनिंग, जीके। ये तो पीएससी की तैयारी में तो जीके अच्छा हो ही गया था। फिर मैंने 2016 उसके बाद मौसी के यहाँ ही रह के तैयारी करी थी मैंने। उसमें मेरा प्री निकल गया था एसआई का, उसको तैयारी करी। और उसमें थोड़ा जब कुछ लगता है ना, आपको इंटरेस्ट आ जाता है। अभी तक यही था, भटकाव था मन में कि क्या करना है, एसएससी करना है, पीएससी करना है, बैंकिंग करना है। तो उस समय एसआई के टाइम पे ऐसा नहीं था। एसआई के टाइम पे था कि बस एसआई ही मुझे निकालना है और कुछ नहीं। तब मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, मतलब और 1-2 एग्ज़ाम भी आए थे, तब मैंने उन्हें भी नहीं भरे थे, जो कि मैंने गलती करी थी। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उस चीज़ से रिलेटेड आपको कुछ मिलता है ना, तो आपको सब कुछ करनी चाहिए। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, तो आपको क्योंकि प्रैक्टिस के लिए मैं कहना चाहूँगी कि प्रैक्टिस के लिए आपको भरना चाहिए। मैंने तब 2016 का जब दिया था, तब उस समय सिर्फ एक ही था कि आपको मुझे सिर्फ एसआई निकालनी है। और मैंने इसलिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिए थे उस साल, और उसका मुझे फल भी मिला, निकल गया। लेकिन लॉस ये हुआ कि उसमें फ़िज़िकल होता है। मैंने कभी तैयारी की नहीं थी, कभी किसी स्पोर्ट्स में नहीं थी, कुछ ग्राउंड ज्वाइन नहीं किया था, तो दिक्कत आई थी मुझे। इसी बीच फिर मैं वहाँ जब आधारताल में रहती थी, फिर आधारताल से मुझे ग्राउंड जाना पड़ता था। सबने बोला कि एग्ज़ाम के बीच कि तैयारी शुरू कर भी दो, पर मुझे लग रहा था नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ऐसे लेट ज्वाइन किया था मैंने, तो मैंने अन्ना सर हैं यहाँ पर जबलपुर में, उनको ज्वाइन किया था। तो उन्होंने स्टार्ट तो बहुत अच्छा लिया था कि मैं दौड़ गई थी, ये है वो है। फिर बीच में बहुत ज़्यादा मेरे पैरों में तकलीफ़ आ गई थी, क्योंकि कभी दौड़े नहीं, एकदम से दौड़ना शुरू किया तो फाइबर ब्रेक हो गए थे। इसके बाद भी वो बहुत मोटिवेट करते थे मुझे कि नहीं बेटा तुम कर लोगी। और हुआ वही जो मुझे डर था। जब मैं रनिंग के लिए गई, फाइनल था मेरा 22 दिसंबर, याद है मुझे। तो जब 3:30 में दौड़ना रहता है 800 मीटर, उन 3:30 में दौड़ते हुए पैरों में बहुत दर्द था। पेन किलर इंजेक्शन लगा के सब करके दौड़ा मैंने। लेकिन उस 400 के ट्रैक में मैं 2 बार गिरी। मैं उठ भी नहीं पा रही थी, और लेकिन इतना कवर कर लिया था कि वहाँ पे जो लोग खड़े थे वो लगे रहते हैं, पुलिस लगी रहती, तो वो बोलते अरे बेटा उठो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, गिर के भी तो तुम चली जाओगी। लेकिन ये था, मन हताश हो चुका था कहना चाहिए। फिर मैं दौड़ी, 3:36 पे आई, और क्वालिफाई नहीं हुआ मेरा फिज़िकल। फिर मुझे लगा कि अब क्या होगा मेरा। तो बहुत ज़्यादा, मैं कहना चाहिए, डिप्रेशन में चली गई थी। फिर मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया। मैं मम्मी के पास जा भी नहीं रही थी कि कैसे फेस करूँगी उनको, कि उनने इतना सब कुछ किया मेरे लिए, और मैं मतलब फ़ेल हो गई उसमें भी, फिज़िकल नहीं निकाल पाई, सब कुछ। इन बीच में मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, कई लोग बहुत सपोर्ट करने वाले मिले। मतलब यहाँ पे चौबे स्टडी जोन है, वहाँ पर तो फिर क्या, हम लोग कुछ मेरी फ्रेंड लोग, नीलिमा लोग, पूजा, सब लोग, मैं सब वहीं फिर हम रहने लगे। वहीं पे हम लोग पढ़ाई करी, सब कुछ करी। दोबारा फिर यही था कि यही पेपर की अच्छी तैयारी। तो फिर बोला मम्मी 1 साल और दे दो, तो मम्मी ने कहा ठीक है। पर इन्हीं बीच मम्मी को रिश्ता भी बहुत, मम्मी को प्रेशर भी था गाँव से कि नहीं अब शादी भी करनी है। तो इसी बीच मम्मी को मतलब रिश्ते ढूंढती थी। तो एक मतलब जब बोलते हैं ना भाग्य होता है तब कुछ मिल ही जाता है, ऐसे करके। तो उन्हें एक अच्छा, वैसे लड़के तो बहुत देखती थी, पसंद नहीं आते थे। तो फिर एक परिवार मम्मी को जम गया, तो फिर मम्मी ने कहा नहीं शादी भी करनी है। फिर मैंने बोला ठीक है, मतलब आप जैसा बोलो मैं वैसा कर लूँगी। फिर शादी तय हो गई। तो कहना चाहिए लक है ये मेरा कि इतना अच्छा परिवार मिला कि जब वो मुझे देखने आए और सब जब तय हो रहा था, तभी मैंने अपने पापा जी को कहा
कि पापा जी मतलब मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं जॉब करना चाहती हूँ, तो आप मम्मी को समझा लीजिए। मम्मी तो मान नहीं रही, तो पर पापा जी ने हंसते हुए कहा, मेरे सर पे हाथ रखते हुए कहा कि बेटा तुम टेंशन मत लो, ठीक है तुम्हें शादी नहीं करनी कोई बात नहीं, पर मेरा कहना मानो, तुम शादी भी कर लोगी तो तुम्हारे मतलब कभी ये नहीं लगेगा कि मैंने शादी क्यों कर ली, और कभी तुम्हें रुकावट नहीं आएगी। इस चीज़ का मैं भरोसा दिलाता हूँ। मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने कहा था मुझसे, तो मैंने कहा ठीक है। बोले बस ठीक है तुम शादी कर लो, चाहे तो तुम हॉस्टल में रह लेना। तो मैंने कहा ठीक है। और मेरे हस्बैंड है शिवेंद्र, NSDL में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे वहाँ पर। अभी उन्होंने फैक्ट्री ख़रीद ली है यहाँ पर रिछाई में, तो अभी तो यहाँ आ गए। उस समय मुंबई में रहते थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं मुंबई नहीं जाना चाहती, मैं तैयारी करना चाहती हूँ, और अब मैं वहाँ जाऊँगी तो फिर सब कुछ मतलब जो मैंने इतने साल में किया है वो सब बेकार हो जाएगा। फिर उन्होंने भी फुल सपोर्ट किया, मतलब कहना चाहिए पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया मुझे। मम्मी जी, तो मेरी मम्मी भी बहुत खुश हैं इस परिवार से सब कुछ। तो फिर उन्होंने भी तैयारी की, पापा जी ग्राउंड लेकर आते थे, कोचिंग फिर क्योंकि मेरे तैयार तो थी, नोट्स सब कुछ मेरे बने हुए थे, मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, फिर तैयारी करी। उसके बाद इस बार फिजिकल तो बस ये था कि आर पार बिल्कुल ऐसा, तो अच्छे बिल्कुल बिना आलस के। पहले तो आलस बिगड़ जाती थी। इस बार जब मैंने 2017-18 का फॉर्म भरा था, तो पता था एग्ज़ाम निकल जाएगा, लेकिन बस फिजिकल का डर था। तो कहना चाहिए कि मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कितनी बार भी फेल हो, उससे ना मन में हताशा नहीं होना चाहिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सिविल से, सबसे बड़ा हथियार आपका धैर्य होता है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। सेकेंड ईयर में जित्तू भैया हैं ग्राउंड में, यहाँ राइट टाउन, वहाँ तैयारी करी थी जित्तू भैया के साथ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बस तुम दौड़ जाना, कुछ मत सोचना। तो 30 लड़कियाँ खड़ी हुई हैं, ऐसा खड़े होते हैं वहाँ पर, एक के बाद एक चिप लगी होती है, 30 लड़कियाँ। मेरा 26वां नंबर था, और रहता है कि अगर फर्स्ट ट्रैक पे आप दौड़ते हो तो जल्दी कवर कर लेते हो, सेकंड ट्रैक पे दौड़ते हो तो थोड़ा लेट हो जाता है। तो अब मेरे आगे 26 लड़कियाँ, और फर्स्ट ट्रैक पे दौड़ना तो मुश्किल ही था, तो क्योंकि सारी लड़कियाँ दौड़ रही थी। फिर मैंने तो कुछ नहीं सोचा, बस ये था कि अभी मुझे निकालना है। तो बस फर्स्ट ट्रैक नहीं मिला, सेकंड ट्रैक में ही दौड़ते 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 सबको काटते हुए मैं सबसे पहले नंबर पे आई थी। मतलब 3:30 की रेस में मैं 3:15 पे आ गई थी। जब मैं आई उसके बाद मेरा नाम बोला गया, तो वाह, मुझे तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने वो फेलियर देखा था, फेस किया था। कैसा लगता है आपको उस समय जब आप थोड़े से समय में रह जाते हो, उस समय आपको सेकंड की वैल्यू पता चलती है कि 1 सेकंड 2 सेकंड अपन ऐसे बोल देते हैं और निकल जाता है, पर 6 सेकंड से रुकी, तो उस 6 सेकंड की वैल्यू पता थी मुझे। तो फिर उसके बाद फिर जंप थी, उसके बाद थ्रो पुट था, वो सब कुछ गोला फेंक, तो वो सब निकाल लिया था। जेल पैरी पे भी मेरा हो गया था, रीवा में। कांस्टेबल में मेरा नहीं हुआ था, रनिंग निकल गई थी लेकिन मेरा जंप नहीं निकला था। उस समय भी मैं बहुत हताश हुई कि बताओ मेरा कांस्टेबल में नहीं हुआ तो फिर मैं SI की फ़िज़िकल कैसे कर पाऊँगी। तो इस समय थोड़ा नेगेटिविटी आती है, लेकिन अगर आपको मेंटल सपोर्ट करने वाला कोई होता है तो ये चीज़ें जो फेस हैं, मतलब उतार चढ़ाव, आसानी से पार हो जाते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आप उस चीज़ का सिलेबस निकाल लें। सिलेबस निकालेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो आप जैसे पढ़ते सब हैं तो उनसे आप 80% अच्छा पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लोगों को ये नहीं पता होता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो सब पढ़ते जाते हैं जो नहीं भी पढ़ना है, और उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाती। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सिलेबस आपको ऑनलाइन मिल जाता है, आप सिलेबस निकालिए, उसकी लाइन टू लाइन पढ़िए। मतलब जो जो सिलेबस में दिया है आपको सब पढ़ना है, और सिलेबस के बाहर तो मुझे लगता है कि नहीं आता है तो 10 to 5% आता है, जो आप कवर कर लेंगे। इतना पढ़ते हैं, फिर आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ये वो तो कवर हो जाता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कभी निराश नहीं होना है। एक फ्रेंड है मेरी,
तो वो तो इतना कि मैं बोलती थी यार कि मम्मी इतना सब कुछ कैसे कर पाएंगी मेरे लिए, ये है वो है। तो वो इनफैक्ट वो जॉब करती थी, तो वो तो मुझे पैसे भी दे देती की थी कि नहीं तुम बस पढ़ाई करो, तुम ये मत सोचो। मैं सोचती थी कि मैं कोचिंग पढ़ा लेती हूँ, बच्चों को थोड़ा बहुत मिल जाएगा। पर वो इतनी अच्छी थी कि वो बोलती थी नहीं तो पैसे मुझसे ले ले, मगर सिर्फ पढ़। मैंने यार नहीं हो गया, मैं अगर नहीं लगी जॉब तो कैसे क्या कर पाऊँगी, मैं नहीं लेना चाहती। बोलती मैं वसूल लूँगी बाद में हंसते हुए बोलती थी। लेकिन वो इतनी अच्छी कि क्या सब कुछ ईज़िली मेरे लिए वो अवेलेबल करा देती थी, हर कुछ करती थी मेरे लिए। और थैंक यू उसके लिए भी बोलना चाहूँगी मैं। और बाकी सब कुछ जिन्होंने मेरा सभी टीचर्स जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, गाइड किया, मुझे पढ़ाया, आगे बढ़ने का मुझे साहस दिया। थैंक यू गौतम IAS एकेडमी, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि मैं अपनी बातों को, अपनी सफलता को आप शेयर कर सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। इसके लिए थैंक यू।